जंगल में रहो या बस्ती में रहो, लेकिन जहां भी रहो मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो व्यक्ति जबरदस्ती जिंदा है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, भूगोल की एक और क्लास में मैं कौशल सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कक्षा 12 एनसीईआरटी कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है भूगोल, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में चैप्टर नंबर 5 द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाओं को पढ़ने से पहला अपने को रिवर्स में जाना पड़ेगा, और रिवर्स में अपने को जो प्राथमिक क्रिया वाला पार्ट है, जहां पर आपको याद होगा अपन ने आर्थिक क्रियाओं को पढ़ा था, और आर्थिक क्रियाओं में हमने प्राथमिक क्रियाओं को पढ़ा था, और प्राथमिक क्रियाओं के बाद में अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक क्रिया। ठीक है, सबसे पहले अपन प्राथमिक क्रिया की डेफिनेशन देखते हैं प्यारे बच्चों। प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रिया वे सभी क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर होती है? प्रकृति पर निर्भर होती है, वे क्या कहलाती है? प्राथमिक क्रियाएं कहलाती। ठीक है, वहीं आर्थिक क्रियाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। आज हम दूसरे वर्ग की बात करेंगे, कौन सी? द्वितीयक क्रियाओं की बारे में अपन बात करेंगे। तो देखते हैं किसे कहते हैं द्वितीयक क्रियाएं। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5 द्वितीयक क्रियाएं, और किसे कहते हैं द्वितीयक क्रियाएं? तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को जब मनुष्य अपना ज्ञान व कौशल लगाकर नए उपयोगी उत्पाद में बदल देता है, वह मूल्यवान बना देता है, उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक क्रिया कहते हैं। ठीक है, वही चीजें हैं भाई, जहां प्राथमिक क्रिया में कच्चे माल के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, उसी कच्चे माल के ऊपर निर्भर द्वितीयक क्रियाओं को रहना पड़ रहा है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल का स्वरूप बदल रहे हैं। ठीक है, जैसे प्राकृतिक क्रियाओं में अपन देखेंगे तो कृषि जो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, इस कृषि से गेहूं का उत्पादन अपन ने किया, तो गेहूं का जो उत्पादन हुआ वो प्राथमिक क्रिया से संबंधित है। लेकिन गेहूं से अधिक उपयोगी जो है हमारे लिए आटा है। तो गेहूं से आटा बनाने के लिए हमने यंत्र का उपयोग किया, मशीनों का उपयोग किया। ठीक है, तो हम देखेंगे कि गेहूं और आटा में दोनों में कौन सा बहुउपयोगी है। तो अपन देखेंगे आटा बहुमूल्य है। ठीक है, आटा बनाने के लिए, गेहूं से आटा बनाने के लिए हमने यंत्रों का उपयोग किया, मशीनों का उपयोग किया, यानी अपन ने मनुष्य ने क्या लगाया? अपना ज्ञान लगाया, और अपना क्या लगाया? कौशल लगाया। उसके बाद में नए उपयोग में उस उत्पादन को जो है बदल दिया। अब जैसे प्राथमिक क्रियाओं में यानी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर जो निर्भर चीजें हैं, उसके अपन उदाहरण ले लेते हैं। गन्ना है, कृषि से उत्पादित होता है गन्ना। उस गन्ने से जो चीनी बनाई जाती है, यानी वो अधिक उपयोगी है। गुड़ बनाया जाता है, यानी वो अधिक उपयोगी है, और उपयोगी होने के बाद में वो बहुमूल्य हो जाता है। यानी किसी भी वस्तु की जो प्रायोजकता है, वो किसी भी मूल्य का जो रूप परिवर्तित करने की प्रणाली है, ये क्या है? द्वितीयक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, किसी भी वस्तु का ये रूप परिवर्तित कर देती है और उसे अधिक मूल्यवान बना देती है। दोबारा देखिए, प्राकृतिक रूप से कच्चे माल को जब मनुष्य अपना ज्ञान व कौशल लगाकर नए उपयोगी उत्पाद में बदल देता है और मूल्यवान बना देता है, तो ये प्रक्रिया किसे क्या कहलाती है? द्वितीयक क्रिया कहलाती है। अब एक आपके सामने शब्द आया, कौन सा आया? विनिर्माण। विनिर्माण का अर्थ क्या होता है? किसी भी वस्तु का उत्पादन करना। आज से, ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, विनिर्माण से क्या आशय है? तो विनिर्माण से ऐसे किसी भी वस्तु का उत्पादन करना। विनिर्माण का आशय है किसी भी वस्तु का उत्पादन, हस्तशिल्प से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, अंतरिक्ष यान का निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हाथों से कोई कला बनाया, यानी जैसे मिट्टी है, वो कच्चे माल के रूप में प्राप्त हुई, और हाथों से उस मिट्टी को कुम्हार ने मटके बनाने का जो काम किया, यानी उसको मिट्टी को एक स्वरूप दिया, रूप परिवर्तित किया, और मटका बनाकर लोगों के लिए उपयोगी उसको बनाया। तो हस्तशिल्प से लेकर, यानी हाथ की कलाओं से लेकर, ये जो बड़े बड़े वायुयान बनते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष यान बनते हैं, ये सभी चीजें जो है किसके अंतर्गत आती है? विनिर्माण के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब एक शब्द आपके सामने आया है, उद्योग। ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण इसमें दे रखा है भाई। ये जो मशीनें, जो यंत्र
वर्गीकरण जो लगाया जाता है, मशीनें जो लगाई जाती है, जहां से प्राकृतिक कच्चे माल का स्वरूप परिवर्तित किया जाता है, वो उद्योगों के अंतर्गत आता है। वर्गीकरण की, उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों को मुख्य रूप से 4 आधारों में विभाजित किया जाता है। प्यारे बच्चों, उद्योगों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब बात करते हैं 4 वर्ग कौन से हैं। तो सबसे पहला वर्ग आता है उद्योगों को जो विभाजित है उनके आकार के आधार पर किया जाता है। आकार के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। सबसे छोटा कुटीर उद्योग, उसके बाद में छोटे पैमाने का उद्योग और उसके बाद में बड़े पैमाने का उद्योग। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आकार के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, समझाइए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कुटीर उद्योग। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सा उद्योग है, तो कुटीर उद्योग है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों से पूरे परिवार के व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं, जैसे जूते बनाना, चटाइयां बनाना, बर्तन बनाना, मूर्तियां बनाना। ये सभी जो कार्य है वो कौन से में आते हैं? कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। कैसे आप डेफिनेशन करोगे कुटीर उद्योग को? कि भाई एक तो निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, आकार के आधार पर 3 भागों में उद्योगों को बांटा जाता है, तो कुटीर उद्योग सबसे छोटे श्रेणी का उद्योग आता है। इसमें जो कच्चा माल है वो स्थानीय रूप से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, साधारण औजारों से व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर इस उद्योग को करता है। इसमें मुख्यतः जैसे जूते बनाना है, चटाइयां बनाना है, मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, मूर्ति कला, ये सभी प्रकार के कार्य आते हैं। उसकी कुटीर उद्योग के बाद में अपन बात करते हैं छोटे पैमाने के उद्योग, यानी कि आकार के आधार पर अपने कुटीर उद्योग की बात कर ली। अब हम बात करते हैं छोटे पैमाने के उद्योग। तो छोटे पैमाने के उद्योग में स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है इसी की तरह, पर ये रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाता है। ठीक है, यानी छोटे पैमाने के उद्योगों में रोजगार के अवसर है वो लोगों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं बड़े पैमाने के उद्योगों। तो बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए विशाल बाजार की आवश्यकता होती है। बड़ा बाजार चाहिए बड़े पैमाने के उद्योग के लिए। बड़े पैमाने का उद्योग अगर आप स्थापित कर रहे हैं तो किन किन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी? विशाल बाजार, इसके अलावा बहुत सारा कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, पूंजी आदि की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कि भाई कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी उद्योगों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 भागों में किया गया। पहला हो गया आकार के आधार पर। अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं कच्चे माल के आधार। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग, यानी कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को जो है 1 2 3 4 5 भागों में बांटा गया है। कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन पर आधारित और पशु आधारित। ठीक है, सबसे पहले कृषि आधारित की अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों। कृषि के अंतर्गत खेतों से प्राप्त कच्चे माल की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल से बदलकर विक्रय हेतु बाजार में भेजा जाता है। ठीक है, कृषि से जो भी चीजें प्राप्त होती है, कच्चा माल प्राप्त होता है, उसको विनिर्मित करके, ठीक है, उसको तैयार माल का रूप बदलकर विक्रय हेतु उसे कहाँ भेजा जाता है? बाजार में भेजा जाता है। इसके अंतर्गत जैसे शक्कर किससे बनती है? गन्ने से बनती है। फलों का रस, आचार, मसाले, तेल, वस्त्र, रबड़ आदि उद्योग कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं खनिज आधारित उद्योग की। तो इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है ना। खनिज आधारित उद्योग में खनिजों को क्या है? कच्चे माल के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे एल्यूमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में आता है अगला रसायन आधारित उद्योग। तो इस उद्योग में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत प्लास्टिक, पेट्रो रासायनिक, पोटाश व कृत्रिम रेशा बनाना, ये सभी प्रकार के कार्य रासायन आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। वनों पर आधारित उद्योग, इस उद्योग में कच्चा माल वनों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वनों पर आधारित में क्या होता है?
कच्चा माल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? वनों से प्राप्त किया जाता है। जैसे कागज उद्योग, फर्नीचर, इमारती लकड़ी उद्योग, ये सभी प्रकार के कार्य इसमें आते हैं, वनों पर आधारित उद्योग में आते हैं। उसके बाद में अपन बात कर ले पशु आधारित उद्योग की, तो इसमें जो है उद्योग में प्रमुख रूप से यानी पशुओं की चीजें उपयोग में ली जाती है, जैसे चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, ये सभी चीजें इसके अंदर शामिल की जाती है। अब हम बात करते हैं उत्पादन के आधार पर। उत्पादन के आधार पर उद्योगों को है वो दो वर्गों में बांटा गया। एक है आधारभूत उद्योग, दूसरा है गैर आधारभूत उद्योग। ये है उत्पादन के आधार पर। तो आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है, वे आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। गैर आधारभूत उद्योग वे उद्योग जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिए जाते हैं। फिर आता है अगला स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को तीन वर्गों में बांटा गया। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तीन वर्गों में बांटा गया। सबसे पहले आता है सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त उद्योग। सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं? वे उद्योग जो सरकार के नियंत्रण में होते हैं। वे उद्योग जो किसके नियंत्रण में होते हैं? सरकार के नियंत्रण में होते हैं। ठीक है। उसके बाद में बात कर ले निजी उद्योग की। तो इन उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। ठीक है भाई, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को तीन भागों में बांटा जाता है, सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त उद्योग। ठीक है। तो सार्वजनिक उद्योग किसके नियंत्रण में होते हैं? सरकार के नियंत्रण में होते हैं। निजी उद्योग किसके नियंत्रण में होते हैं? व्यक्तिगत निवेशकों के पास होते हैं। ठीक है, इनके नियंत्रण में होते हैं। फिर संयुक्त उद्योग की बात कर ले, तो संयुक्त उद्योग, इन उद्योगों का स्वामित्व निजी कंपनी व सरकार के संयुक्त प्रयासों से किया जाता है, यानी निजी निवेशकों व सरकार के संयुक्त प्रयासों से किया जाता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का संचालन। ठीक है। अब बात कर लेते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी वे कौन से कारक है जो उद्योगों की सफल स्थिति को स्थापित करते हैं, यानी कौन कौन से कारक होने चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए कच्चा माल। ठीक है। उद्योगों की सफल स्थापना के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए, यानी उद्योगों की सफल स्थापना ऐसे क्षेत्रों में हो सकती है जहां कच्चा माल लोगों को आसानी से सुलभ सस्ता मिल जाए और परिवहन योग्य हो। उसके बाद में बात कर ले शक्ति के साधन। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, वे उद्योग जिनमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। तो ऐसे उद्योग जो है ऊर्जा के स्रोतों के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। भाई, मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो बहुत से उद्योग जो है सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्रों के समीप ही क्या किए जा सकते हैं? स्थापित किए जा सकते हैं। उसके बाद में अपन बात कर ले श्रम की। श्रम यानी बढ़ते हुए यंत्रीकरण व स्वचालित मशीन इत्यादि ने उद्योगों के श्रमिकों की निर्भरता को कम किया। पहले के टाइम से लेकर आज तक के टाइम में आप देखोगे तो पहले उद्योगों में ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती थी। भाई, खेती का काम भी अपन देखें या कोई बड़े कारखाने में अपन देखें तो पहले श्रमिक बहुत ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन यंत्रीकरण का युग आने से, मशीनों का युग आने से श्रमिकों की निर्भरता को इसने काफी हद तक कम किया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे उद्योग है जिसमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है इसमें पूंजी। भाई, किसी भी उद्योग की सफल स्थापना के लिए पूंजी की आवश्यकता तो होनी चाहिए। तो किसी भी उद्योग की सफल विकास के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होना जरूरी होता है। कारखाने के लिए कच्चा माल, मशीनें, श्रमिकों के वेतन के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है उद्योग की। तो स्वच्छंद उद्योग कौन से उद्योग होते हैं? तो स्वच्छंद उद्योग यानी वे उद्योग जो किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं, इनको विशिष्ट कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है, ये प्रदूषण मुक्त होते हैं, इनमें उत्पादन भी कम होता है। ठीक है। इसके अलावा ये उद्योग प्रदूषण मुक्त होते हैं,
ये उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों पर लगाए जाते हैं। ये कौन से होते हैं? स्वच्छंद उद्योग होते हैं। अब एक पॉइंट और आ रहा है यहाँ पर आपके सामने, जंग का कटोरा। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित पिट्सबर्ग जो लोहे के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पिट्सबर्ग है, वो लोहे के उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र है, जिसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? जंग का कटोरा कहा जाता है। ये था अपना चैप्टर नंबर 5 द्वितीय क्रिया। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।